गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने क्लोनिंग वेक्टर्स के करैक्टर्स किए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्लोनिंग वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए और रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ये तीन करैक्टर्स ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लाज्मिड को एक्ट होने के लिए, क्या वेक्टर एक्ट होने के लिए। तो वेक्टर क्या है? वो व्हीकल जो हमारे डिजायर जीन को ट्रांसफर करने में मदद करेगा। तो जब हम सिलेक्टेबल मार्कर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या यूजुअली कौन से एरियाज हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। तो जब हम वहां पर अपना डिजायर जीन इंसर्ट करा रहे हैं बाय कटिंग विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो जहां पर जिस सिलेक्टेबल मार्कर में हमारा डिजायर जीन एंटर कर गया वो एंटीबायोटिक एरिया क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव हो जाना, काम ना करना ऑफ अ जीन। यहाँ पर जीन किसकी बात हो रही है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्यों वो इनएक्टिव हो गई? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ अ डीएनए। डीएनए कौन सा? फॉरेन जो हमारा डिजायर डीएनए है उसके एडिशन से, इंसर्ट कराने से आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स क्या हो गई? इनएक्टिव। ये प्रोसेस क्या कहलाया जा रहा है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प, क्या यूज है हमारा? इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ recombinant vector from non-recombinant। वो हमें रिकम्बिनेंट चीज को पहचानने में मदद करेगा। रिकम्बिनेंट हमने क्या पढ़ा था? जहां पर हमारे डिजायर जीन इंसर्ट हो जाती है वहां पर दो तरह की करैक्टर्स आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा? रिकम्बिनेंट। ये तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है हमें आइडेंटिफाई कराता है रिकम्बिनेशन को, रिकम्बिनेंट कॉलोनीज को फ्रॉम दी नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। तो जैसे हमने कल एग्जाम्पल किया था एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का, कि मान लो मैंने अपने वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया विद द डिजायर जीन, मैंने अपनी जीन इंसर्ट कर दी। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी डिजायर जीन गई है कि नहीं। तो अगर डिजायर जीन गई होगी तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जितनी भी मेरे कॉलोनीज हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, उनको ग्रो करा रही हूं किसके ऊपर? एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है। तो एम्पेसिलिन वो एंटीबायोटिक है जिसके लिए ये वेक्टर क्या है? रेजिस्टेंस है। तो यहां पर कॉलोनीज क्या हो जाएंगी? डेवलप हो जाएंगी। फिर मैं एक वुडन बॉक्स ले लूंगी और ये क्या है? एक वुडन बॉक्स है। ये टेक्निक करते हैं बच्चे हम ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये बॉक्स मैंने इसके ऊपर अटैच करा दिया, तो जितनी भी कॉलोनीज होंगी बच्चे वो यहां पर अटैच हो जाएंगी। जहां जहां कॉलोनीज थी वहां वहां ही हमारे वुडन बॉक्स के ऊपर अटैच हो जाएंगी। अब ये वुडन बॉक्स मैं फर्दर एक और प्लेट के ऊपर इंसर्ट करा दूं। अब ये प्लेट में क्या है? टेट्रासाइक्लिन मीडियम है ये। तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम मैंने अब ये बॉक्स में ये इसके ऊपर करा दूंगी और इसके नीचे क्या है? ये कॉलोनीज है। मैंने ये बॉक्स इस प्लेट के ऊपर रख दिया। तो अब मैं क्या देखती हूं कि मेरी कॉलोनीज एक यहां पर आ रही है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ये देखो, ये वाली कॉलोनी हम इसको डॉटेड में दिखा देते हैं और ये वाली कॉलोनी को हम डॉटेड में दिखा देते हैं।
तो देखो टेट्रासाइक्लिन पर सिर्फ ये 4 कॉलोनीज ही डेवलप हो पाई, ये 2 कॉलोनीज नहीं डेवलप हुई। तो ये कौन सी कॉलोनीज होंगी बच्चे, जो ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट था उससे कट कराया। PBR 322 का आपको ध्यान है, ये देखो ये मैंने टेट्रासाइक्लिन में BAM-H1 से कट कराया तो मेरा DNA यहां पर इंसर्ट हो गया। तो यहां पर इंसर्ट होने से क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गई, जबकि एम्पसिलिन रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो जब मैंने एम्पसिलिन के ऊपर अपनी कॉलोनीज को ग्रो किया तो सारी कॉलोनीज ग्रो हो गई, जबकि टेट्रासाइक्लिन में सिर्फ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज ही ग्रो होंगी। ये 2 कॉलोनीज क्या होंगी हमारी, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, दीज 2 आर ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज, या हम कहें रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। इनके अंदर हमारा डिजायर जीन आ चुका है, जबकि ये सारी क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें आप एक जीन इनएक्टिव हो जाती है ड्यू टू दी इंसर्शन ऑफ ए DNA, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो जो हमारा वेक्टर होता है PBR 322 यूजुअली इस प्रोसेस ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से काम करता है, उसकी सिलेक्शन इस तरीके से होती है। लेकिन देखो आपकी बुक में भी लिख रखा है कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, कम्बरसम है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लेबोरियस प्रोसेस है। बिकॉज क्यों है ऐसा, बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। आपको 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है, एक बार आपने एम्पसिलिन के ऊपर ग्रो करी कॉलोनीज, एक बार आपने टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो करी। तो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए हम यूजुअली हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में है दिस वेक्टर वाज कॉमनली यूज, लेकिन इस मेथोडोलॉजी को सिंपल बनाने के लिए एक और वेक्टर यूज किया जाता है, PUC8 वेक्टर प्लाज्मिड यूज किया जाता है। ये भी एक वेक्टर है जिसके अंदर केवल 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, कौन सी, एम्पसिलिन। दूसरी जो जीन है यहां पर क्या है, एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ग्लैक्टोसाइडेज जीन प्रेजेंट है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम सिंथेसाइज करने वाली जीन है, जिसके अंदर, इस जीन के अंदर किसकी साइट प्रेजेंट है, आपकी EcoR1 एंजाइम की साइट प्रेजेंट है। बात समझे आप, यहां पर हमारे PBR 322 में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने की वजह से हमारा ये प्रोसेस क्या है, टीडियस हो गया था, लेबोरियस हो गया था। इसलिए हम यूजुअली वेक्टर जो यूज कर रहे हैं जिससे आप रिकम्बिनेंट को आसानी से पहचान कर सको, वो कौन सा है, PUC8 है। उसके अंदर केवल एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है बच्चे, एम्पसिलिन। दूसरी जो जीन है जिसके अंदर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, वो जीन किसके लिए है, एक एंजाइम के लिए है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये जो एंजाइम है ये क्या है, क्रोमोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। क्रोमोजेनिक इफेक्ट, क्रोमोजेनिक इफेक्ट का मतलब है कलर प्रोड्यूसिंग, कलर प्रोड्यूसिंग। तो जब ये हमारा, जैसे हमें PBR 322 हमने किया था, ऐसे ही मैं PUC की बनाऊं, ये ORC रीजन हो गया आपका, ये एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गई, और ये मेरा ग्लैक्टोसाइडेज जीन हो गई। इसके अंदर यहां पर EcoR1 की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। तो मैंने EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यहां से कट किया, यहां से कट करेंगे तो मतलब क्या हो गया, ये जीन कौन सी, EcoR1 से
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैं यहां से काटूंगी तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। तो जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन इनएक्टिव हो गई तो ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, नो कलर इज फॉर्म, तो आपको कोई कलर नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हो रही, मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन एक्टिव है, तो उस वक्त जो क्रोमोजेनिक इफेक्ट आपको दिखाई देता है वो कैसा होता है, ब्लू इन कलर। तो जैसे हम बात करें कि यहां पर हम क्या है, सिंपल एम्पसिलीन प्लेटिंग कर लेते हैं, कंटेनिंग मीडियम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, कुछ कुछ जगहों पर तो ब्लू कॉलोनीज दिखाई देंगी और कुछ कुछ जगहों पर क्या है, आपको व्हाइट कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं। तो व्हाइट कॉलोनीज का मतलब क्या है कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ गया, हमारा डिजायर जीन इंसर्ट हो गया है। डिजायर जीन इंसर्ट हो गया तो मतलब ये जो व्हाइट कॉलोनीज हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, या हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट। इनके अंदर हमारा डिजायर जीन गया हुआ है। जबकि जहां पर क्रोमोजेनिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सिंथेसाइज हो रहा है, बीटा ग्लैक्टो सिंथेसाइज हो रहा है, तो मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन एक्टिव है। एक्टिव है तो ब्लू कलर की कॉलोनीज आएंगी। तो ये क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। तो पक 8 का क्या फायदा हुआ बच्चे, आप एक प्लेट में ही दोनों कॉलोनीज को पहचान कर रहे हो। आप नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को भी एक ही प्लेट में देख पा रहे हो, ट्रांसफॉर्म्ड में भी। जबकि हमारा जो PBR 322 के साथ प्रॉब्लम थी, आपको 2 प्लेट्स बनानी पड़ रही थी, एक दूसरी रेजिस्टेंट जीन की और एक दूसरे रेजिस्टेंट जीन की। तभी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि वेदर कॉलोनीज आर ट्रांसफॉर्म्ड और रिकम्बिनेंट, उनमें रिकम्बिनेशन हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा वेक्टर की प्रॉपर्टीज। तीसरा जो हमने टूल करा था बच्चे वो था लाइगेज, DNA लाइगेज, है ना। DNA लाइगेज की क्या बात करी थी हमने, DNA लाइगेज क्या है, लाइगेज इज एंजाइम, इट इज एन एंजाइम that join the 2 segments of DNA। 2 सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला एंजाइम क्या होता है, DNA लाइगेज। जैसे अभी हमने बात करी थी कि इको R1 से मैंने कट करा दिया तो मेरा क्या है, वेक्टर ऐसे खुल गया। मेरे पास DNA जो डिजायर जीन है वो भी ऐसे ही मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराकर ऑब्टेन कर ली थी। अब मैंने इन दोनों को जोड़ना है तो मैं वेक्टर और डिजायर जीन के अंदर क्या डाल दूंगी, DNA लाइगेज डाल दूंगी। तभी मेरा ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट कंप्लीट हो जाएगा, तभी हमें रिकम्बिनेंट मिलेगा। तो लाइगेज के एक्शन से ही आपको क्या है, रिकम्बिनेंट कॉलोनीज मिलती हैं। तो जैसे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करने में मदद करता है DNA को, लाइगेज एंजाइम हमारा DNA को जोड़ने में मदद करता है। तो यूजुअली जो हमारे वेक्टर्स यूज होते हैं बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, PUC8 और PBR 322 ही यूज होते हैं। इसके अलावा आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे कि लैम्डा फेज होता है, मतलब वायरस से ऑब्टेन होने वाला प्लाज्मिड या वेक्टर, लैम्डा हो गया, आपका M13 हो गया, ये सारे भी वेक्टर्स यूज होते हैं जो हमें वायरसेस से ऑब्टेन हुए हैं। YAC हो गया, BAC हो गया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये सारे क्या हैं, हमारे वेक्टर्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम यूजुअली प्लांट्स की एनिमल्स की बात करें, यहाँ पर ज्यादातर कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, YAC यूज
यूज किया जाता है। जबकि हम बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात करेंगे तो वहां पर PBr 322 या PUC 8 यूज किया जाता है। लेकिन जब हम एनिमल्स की या किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर YAG को यूज किया जाता है। तो आपकी बुक में बच्चे देखो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी दिया हुआ है। तो जो जैसे हमने बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, ऐसे ही हम प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट प्लांट्स के लिए आया वो कैसे आया कि प्लांट को एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन एक पैथोजन है जो हमारे डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। जहां पर भी वो इन्फेक्शन होती है वो क्या करता है, ये जो पैथोजन है अपना पीस ऑफ DNA प्लांट के अंदर भेज देता है। वो पीस ऑफ DNA क्या कहलाता है? tDNA कहलाता है। तो जैसे ही tDNA एग्रोबैक्टीरियम से, पैथोजन से प्लांट सेल में चला गया तो वहां पर प्लांट सेल की ह्यूज ग्रोथ होने लग जाती है। ट्यूमर फॉर्मेशन, क्राउन बॉल बोलते हैं। जैसे मैं कहूं ये मेरा प्लांट है तो समझो यहां स्टेम से ये कट लग गया, ठीक है, कट लग गया स्टेम के अंदर, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन यहां पर ग्रो होने लग गया। तो ये पैथोजन है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन क्या करेगा, अपना पार्ट ऑफ DNA प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देगा। वो पार्ट ऑफ DNA क्या है? tDNA बोलते हैं, ट्यूमर DNA। तो जैसे ही ट्यूमर DNA यहां पर होगा तो यहां पर ह्यूज ग्रोथ होने लग जाएगी, प्लांट यहां से फूल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या है, बढ़ जाएंगे। क्राउन बॉल बोलते हैं, एक सेल का गुच्छा बन जाएगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इस बैक्टीरिया को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन को, अब वैसे तो ये पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग है, क्यों ना इसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को खत्म कर दिया जाए। मतलब ये जो tDNA ट्रांसफर कर रहा है, हम tDNA ना इस पार्ट को निकालकर हम अपने डिजायर जीन इंसर्ट करा दें तो अब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन तो करेगा। मतलब अब भी वो एग्रोबैक्टीरियम उस पार्ट ऑफ DNA को अंदर भेजेगा, लेकिन अब वो ट्यूमर कॉजिंग नहीं होगा, वो हमारी अपनी डिजायर जीन होगी। जैसे मैं बात करूं कि मैं किसी प्लांट को किसी पेस्ट से बचाना चाहती हूँ, किसी इंसेक्ट के इफेक्ट से बचाना चाहती हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर चली जाए। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन में क्या करूंगी, इस एग्रोबैक्टीरियम में से कौन सा, उसके DNA में से कौन सा पार्ट हटा दूंगी, tDNA। किसकी हेल्प से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से मैं उसको कट करा दूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, मेरी वो जो पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है उसको भी सेम एंजाइम से कट कराऊंगी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर दोनों को लाइगेज की हेल्प से जोड़ दूंगी और अब ये मेरा जो वेक्टर तैयार हुआ है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो कर सकता है लेकिन ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अब मेरी कौन सी जीन जाएगी, ट्यूमर फॉर्मेशन वाली जीन अंदर नहीं जाएगी। कौन सी जीन जाएगी, जो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस देगी। तो ऐसे हम अपने प्लांट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी डिजायर के हिसाब से, अपनी जो गुण हम उनमें देना चाहते हैं वो इंसर्ट करा सकते हैं। तो प्लांट के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है वो कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन, ये एक बैक्टीरिया है। ऐसे ही एनिमल्स को हम किससे, कौन सा हमारा वेक्टर यूज किया जाता है, रिट्रोवायरसेस को हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिट्रोवायरस के पास भी क्या है, कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं जो नॉर्मल सेल को किस में बदल देगी बच्चे, कैंसरस सेल में बदल देगी। तो अब एनिमल में कैंसर डेवलपमेंट हो रही है तो हम क्या करेंगे, रिट्रोवायरस का वो वाला जीन निकाल देंगे जो कैंसर कॉजिंग है, या हम कहें ऑन्कोजीन्स हम रिट्रोवायरस से निकाल देंगे और अपनी डिजायर जीन उसके अंदर इंसर्ट करा देंगे। तो अब ये रिट्रोवायरस मेरा किस तरीके से कैंसर कॉजिंग की तरह काम नहीं करेगा, ये सिर्फ किसकी तरह काम करेगा, व्हीकल की तरह काम करेगा, जो सूटेबल वेक्टर होगा जिससे हम अपने एनिमल को
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एनिमल्स में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, रिट्रोवायरस, जबकि प्लांट्स में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन। तो जब हम इस तरह के वेक्टर्स को में हम क्या है, उनके पार्ट को हटा रहे हैं, नहीं वैसे तो वो क्या है, ट्यूमर कॉजिंग है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, डिसआर्म्ड कर दिया हमने। डिसआर्म्ड का मतलब है उनका पार्ट हटा दिया, जो उनकी प्रॉपर्टी थी। उनकी प्रॉपर्टी तो क्या थी, डिजीज कॉजिंग थी, पैथोजेनिक थे वो। हमने उसके उस डिजीज वर्लुएंट प्रॉपर्टी को हटा दिया, डिसआर्म्ड कर दिया, वो मेन पार्ट उसका हटा दिया, और आप उसमें अपने डिजायर जीन को इंसर्ट करा सकते हो। तो प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन वेक्टर यूज किया जाता है, जबकि एनिमल्स में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, रिट्रोवायरसेस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेन टूल वेक्टर। नेक्स्ट हम टूल करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। थैंक यू।